सबसे महत्वपूर्ण परिणाम नियोजित विकास का ये है कि बुनियादी संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ढांचा बना। क्योंकि जब तक आधारभूत ढांचे नहीं बनेंगे तब तक किसी भी तरह का उद्योग का, किसी भी तरह का विकास बेमानी है। ऐसा विकास तात्कालिक रहता है जिसमें ढांचा ना हो, संस्थागत ढांचा ना हो। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण परिणाम नियोजित विकास का कि एक ढांचा बना, देश में आधारित संरचना लागू हुई। इस पर आने वाले दिनों में आर्थिक विकास होना था, यानी ढांचा बन गया। अब ढांचे के ऊपर हम उद्योगों की स्थापना करें। मकान की नींव बनी, नींव के बाद ऊपर के कमरों की डिज़ाइन कैसे रहेगी, किस क्वालिटी की रहेगी, ये सब कुछ बाद में तय किया जा सकता। पर ये मकान के लिए सबसे आधारभूत चीज़ क्या है? उसकी नींव, उसका ढांचा। उसी प्रकार नियोजित योजना ने हमें आर्थिक ढांचा दिया है, उसकी नींव दी है, जिस पे हम विकास कर रहे हैं, आज विकास की ओर अग्रसर हैं। विकास के दौर की जो शुरुआत की यदि बात करें 1950 के बाद, तो भाखरा नंगल डैम, हीराकुद डैम, दामोदर नदी योजना, और उसके बाद तेल शोधक कारखाने, चाहे वो बरौनी का हो या किसी अन्य जगहों का हो, फिर भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, इन क्षेत्रों में स्टील प्लांट। आप देखिए 1960 आते आते हमारे पास कितने सारे बड़े बड़े उद्योग या बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार खड़े थे। ये नक्शा आपको साफ दिखाता है। और ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमने अपनी योजनाओं को नियोजित किया, अपनी योजनाओं के लिए लक्ष्य बनाए, समय सीमा बनाई, उद्देश्य बनाए और कोशिश ये की कि उनको समयानुसार पूरा किया जाए। कितने सारे हमने वैज्ञानिक कार्य उस समय किए, वैज्ञानिक विकास के कार्य किए, जो आगे की योजनाओं के लिए, आगे के विकास के लिए अत्यधिक ज़रूरी थे। चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम भूगर्भ टेक्नोलॉजी की बात करें, आदि आदि बहुत सारे जो इस नक्शे में साफ दिख रहा है। उसी प्रकार परिवहन में भी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इसमें भी काफ़ी आधारभूत ढांचा बनाया गया। कुछ महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण हुआ जिससे हमारी संचार व्यवस्था अच्छी हो। उसके साथ ही कम्युनिकेशन सिस्टम में भी कुछ आधारभूत ढांचे बनाए गए। BSNL जो तत्कालीन टेलीफोन व्यवस्था को देखती थी, उसके द्वारा जो टेलीफोन का जाल उस समय बिछाया गया, जो आज की तुलना में तो नगण्य है, लेकिन उस समय इस योजनाबद्ध तरीके से जो बिछाया गया, उससे काफ़ी जो विकास का मार्ग था काफ़ी कुछ सुगम हुआ। तो पहला तो है परिणाम बुनियादी ढांचे का निर्माण। दूसरा बहुत अच्छा परिणाम था भूमि सुधार। योजनाबद्ध तरीके से विकास, सुनियोजित विकास का ये बहुत बड़ा परिणाम लैंड रिफॉर्म। इस काल में जब पहली योजना में कृषि को महत्ता दी गई, तो उस दौरान कई भूमि सुधार कार्यक्रम भी लागू हुए। और भूमि सुधार का अर्थ क्या है? जमीन को सुधारना नहीं, भूमि सुधार का अर्थ है भूमि के बंटवारे को, भूमि के बंटवारे में ज़्यादा समानता लाना। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास हजारों एकड़ ज़मीन थी, और दूसरी ओर लाखों किसान ऐसे थे जिनके पास एक सूद ज़मीन भी नहीं थी, और वे लोग लैंडलेस लेबर थे, भूमिहीन मजदूर। और कहने को तो किसान थे पर ज़मीन नहीं थी। और जिनके पास भारी ज़मीन थी वो लोग किसानी नहीं कर रहे थे, वो लोग शहरों में रह रहे थे, विदेशों में रह रहे थे, और हजारों एकड़ ज़मीन पर कब्जा, ज़मीनें उनके पास थी। इसका ज़मीन का पुनर्गठन करना, ज़मीन की सीमा रेखाएं खींचना,
कृषि युक्त जमीन का पुनर्बंटवारा करना ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था और इसमें ना कुछ निजी हाथों ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पर मैं विनोबा भावे का नाम लेना चाहूँगा। विनोबा भावे वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1940 के सत्याग्रह में, गांधी के सत्याग्रह में सबसे पहले, सबसे आगे सामने रहे। 1940 में जब गांधी ने सत्याग्रह किया था और उस सत्याग्रह में सबसे पहला व्यक्ति जो था जिसने उस सत्याग्रह में भाग लिया वो थे विनोबा भावे। यही विनोबा भावे 1952 में भूदान आंदोलन के प्रणेता बनते हैं और उन्होंने अपने तई एक आंदोलन चलाया जो काफ़ी कुछ सफल रहा उत्तर भारत में, जिसको नाम दिया भूदान, जिसमें उन्होंने ज़मींदारों से, धनाढ्य वर्ग से, ज़मीन के मालिकों से बार बार अनुरोध करके, गिड़गिड़ा कर, दबाव बनाकर उनसे काफ़ी कुछ अतिरिक्त ज़मीन ली और उस ज़मीन को जिन भूमिहीन लोगों को बांटा ताकि हर किसान के पास कुछ ज़मीन हो। तो कहने का तात्पर्य ये कि इस काल में जो बहुत बड़ा काम एक हुआ वो भूमि सुधार का हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि काश्तकारों का शोषण भी समाप्त हुआ। काश्तकार अर्थात जो दूसरे कुछ हुनर करते हैं गांव में रहते हुए, जो लोग दूसरे कुछ काम करते हैं, चाहे चमड़े का काम, चाहे लकड़ी का काम, या बर्तन का काम, या मिट्टी का काम, ये या धागों से कुछ काम करते हो, ये लोग काश्तकार कहलाते हैं। इनका बहुत शोषण हो रहा था क्योंकि ये काश्तकार तो केवल इसी पे निर्भर हो गए थे बेचारे, अपने कौशल पर। ज़मीन तो थी नहीं। अब ज़मीन आने से इनके पास जीविका का एक और रास्ता आ गया, तो उनका शोषण कम हुआ। ये बहुत बड़ा परिणाम था भूमि सुधार का। लाखों किसानों को ज़मीन मिली, उसका स्वामित्व मिला, ये दूसरा बहुत अच्छा परिणाम। कृषि युक्त ज़मीन बढ़ गई, तीसरा बहुत अच्छा परिणाम। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, ऐसे ज़मींदार जो शहरों में रह रहे थे और हजारों एकड़ ज़मीन जिनके पास थी, वे लोग कृषि के उत्पादन में उनकी कोई रुचि नहीं थी। अब ये ज़मीन उनके पास आई जो बेचारे बेसिकली कृषक ही थे मूल रूप से, इसलिए कृषि के उत्पादन में भी इसका फ़ायदा हुआ। ये चौथा परिणाम। अब ये सुधार कैसे किया गया? जैसा मैंने बताया कि सरकारी प्रयास से और विनोबा भावे जी के प्रयास से और अन्य प्रयासों से धनाढ्य वर्ग से ज़मीन लेकर भूमिहीन लोगों को बांटना। और इसके लिए क्या किया गया कि ज़मीनों की एक तरीके से चकबंदी की गई, नाप जोखी की गई, कुछ कानून बनाए गए, कानूनी प्रावधान किए गए। खेती कार्य की सुविधा के लिए ज़मीनों को छोटे छोटे टुकड़ों को साथ करने का प्रयास किया गया, क्योंकि बहुत छोटे टुकड़े यदि ज़मीन के थे तो उसमें खेती नहीं हो सकती। बहुत छोटी ज़मीन के टुकड़ों में मशीन नहीं चल सकती, हल नहीं चल सकता, ट्रैक्टर नहीं चल सकते, वो तो मेड़ आदि में ही आधी ज़मीन खप जाती है। तो इसलिए ज़रूरी था कि छोटी छोटी ज़मीनों को भी मिलाया जाए और इसे थोड़ा इतना बड़ा किया जाए जिसमें उचित तरीके से किसानी हो सके। तो ये भी एक प्रयास किया गया। कुल मिलाकर ये जो प्रयास थे ये सफल हुए। ज़मीनों का बंटवारा भी हुआ, भूमिहीनों को ज़मीन भी मिली, लेकिन दो बिंदुओं पर भूमि सुधार असफल रहा। और वो पहला बिंदु था जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली, वो ये था कि भूजोत की सीमा, किसके पास कितनी ज़मीन होगी, इसकी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकी। और दूसरा, भूमिहीनों के बीच ज़मीन का जो वितरण होना था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि अमीरों से जो ज़मीन ली गई वो भी इतनी नहीं ले पाए कि वो गरीबों में बांटी जा सके, और इस प्रकार भूमि के वितरण का कार्यक्रम उस हद तक असफल रहा। उस हद तक ज़मीन की अधिकतम सीमा निर्धारण न होने से भी ये कार्यक्रम असफल रहा। लेकिन हाँ, भूमि सुधार की दिशा में हम आगे तो बढ़े, और जो उस समय की एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी थी। अगला जो
हम नियोजित विकास के परिणामों की बात करते हैं तो जहाँ कुछ अच्छे परिणाम हमने देखे वहाँ कुछ बुरे परिणाम भी मिले। बुरे से अर्थ है जहाँ पर हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर रहे और उस हद तक पंचवर्षीय योजना असफल होती दिखाई दी। उनमें से एक जो लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो था खाद्यान्न भंडार का। एक काल ऐसा आया जिसमें खाद्यान्न आपूर्ति इतनी कम हो गई कि अकाल पड़ा। अर्थात मैं बात कर रहा हूं खाद्य संकट की, जो तीसरा परिणाम नियोजित विकास का हम कह सकते हैं। 1960-70 का काल, 1952 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि को महत्ता दी गई और दूसरे में उद्योग को दी गई, और शायद वहीं कुछ गलती हो गई, कुछ खामियां हो गई और कृषि को लेकर या खाद्यान्न को लेकर समस्या बदस्तूर हो गई, बहुत बदतर हो गई। मैंने जैसा आपको पूर्व में बताया कि भारत के गेहूं उत्पादन और कुछ अन्य अनाजों के उत्पादन बहुल क्षेत्र पाकिस्तान चला गया, जिसमें गेहूं का तो 85% उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान चला गया। ऐसी स्थिति में जो भारत की अधिकतर जनता जो गेहूं पर आश्रित है, उसे एक बहुत बड़ी समस्या से गुजरना पड़ा। 1940-50 के दशक में ही उत्पादन की वृद्धि दर जो है, अनाज के उत्पादन की वृद्धि दर, वो बड़े खींच के जनसंख्या उत्पादन की वृद्धि दर से कुछ ऊपर रखी गई। बड़ी मुश्किल से रख पाए थे। जनसंख्या वृद्धि दर बनाम खाद्यान्न उत्पादन दर, इसमें खाद्यान्न उत्पादन दर ले दे के थोड़ा ऊपर था, लेकिन 60 के बाद स्थिति बदल गई। और स्थिति बदलने का एक कारण था उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ये पहला कारण। दूसरा, 1965-67 के बीच देश में अनेक जगह सूखा पड़ा, अवर्षा। तीसरा कारण, तीसरा किस चीज़ का कारण? खाद्य संकट का तीसरा कारण। 2 युद्धों का सामना भारत को इस काल में करना पड़ा। एक तो भारत पाक युद्ध 1965 और एक 1962 का भारत चीन युद्ध। चौथा कारण कि विदेशी मुद्रा का संकट सामने आया, क्योंकि इसका संबंध आयात निर्यात से जुड़ा हुआ है। और जब विदेशी मुद्रा से हमने हथियार आयात किए युद्ध का सामना करने के लिए, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का संकट पैदा हो गया। खाद्यान्न न खरीद पाने की स्थिति में आ गए, विदेश से खाद्यान्न न खरीद पाने की स्थिति में। देश में वैसी खाद्यान्न की कमी थी, हम विदेशी खरीद पर निर्भर थे। अब हमारे पास विदेशी मुद्रा कोष में भी पैसा कम था। परिणाम क्या हुआ? खाद्यान्न की कमी, अनेक भागों में अकाल। और उदाहरण के तौर पर बिहार में तो खाद्यान्न की स्थिति बहुत ही विकराल हो गई, अकाल ही था। बिहार के सभी जिलों में खाने का अभाव, खाने के सामान का अभाव बड़े भारी मात्रा में। 9 जिलों में तो सामान्य की तुलना में आधी से भी कम पैदावार हुई बिहार में। बिहार के 9 जिलों में जितनी सामान्य पैदावार थी उससे आधी से भी कम हुई। और 5 जिले तो ऐसे थे जिसमें 1/3 पैदावार भी नहीं हो पाई। आप सोच सकते हैं कि बिहार किस दौर से गुजरा होगा जब खाद्यान्न का इतना भारी संकट वहाँ रहा। अब जब खाद्यान्न का संकट हुआ तो स्वाभाविक है भूखमरी हुई, बड़े मात्रा में भूखमरी, बड़ी मात्रा में कुपोषण, कुछ भी खा रहे हैं क्योंकि अनाज है नहीं। इसके कारण बड़ी मात्रा में बीमारियों ने गंभीर रूप धारण कर लिया बिहार में। महामारी की तरह वहाँ का दृश्य हो गया। ऐसा कहा जाता है कि बिहार के अनेक हिस्सों में 2200 कैलोरी जो प्रति
दिन का आहार होना चाहिए वो घट के मात्र 1200 प्रति कैलोरी आ गया। 1200 कैलोरी प्रति व्यक्ति। सामान्य आदमी के लिए तो 2400 लगता है, यानी आधे से भी कम कैलोरी प्रति व्यक्ति को मिल रहा था। तो वो कैसे अपनी क्षुधा की पूर्ति करेगा? व्यर्थ की चीज़ें खाकर, बासी चीज़ें खाकर। परिणाम कुपोषण, परिणाम बीमारियां। और इससे परिणाम क्या हुआ कि 1967 आते आते बिहार में पिछले साल की तुलना में मृत्यु दर 34% बढ़ गई। हर 100 में 34 व्यक्ति भूखमरी का शिकार हुआ या खाद्यान्न संबंधी समस्या का शिकार होकर मौत के घाट गया। इसी दौरान उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में खाद्यान्न की कीमत भी बहुत बढ़ती है। पंजाब जहां गेहूं ज़्यादा था उसकी तुलना में बिहार में अनाज अब दुगनी कीमत पर आने लगा। दुगनी कीमत पर बिक रहा था तो लोग अब खरीद भी नहीं पा रहे थे। यानी जब समस्या आती है ना तो अपने साथ कई अन्य समस्याएं लेके आती है। और यही उदाहरण था कि अब खाद्यान्न की कीमत बढ़ी तो जो लोग पूर्व में कम से कम इतना पैसा था कि खरीद सकते थे, अब वे ना खरीद पाने की स्थिति में आने के कारण भुखमरी के शिकार होने लगे। ये वो काल था जब एक आर्थिक व्यवस्था चल रही थी जिसे कहते हैं जोनिंग, ZONING, जोनिंग। और इस जोनिंग का अर्थ है इलाका बंदी। इलाका बंदी मतलब इस इलाके का अनाज दूसरे इलाके में नहीं जाएगा। परिणाम कि पंजाब आदि जहाँ पे उस हद तक थोड़ी ज़्यादा मात्रा में अनाज था वो बिहार नहीं जा पा रहा था और इसलिए वहाँ खाद्यान्न की समस्या गहराते चली जा रही थी। इसी वजह से विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो पा रहा था, जोनिंग या इलाका बंदी के कारण। और इसी के कारण बिहार में संकट और गहराता गया। ऐसी दशा में गरीबों को सबसे ज़्यादा चोट लगती है बिहार में। कुल मिला के खाद्य संकट अभूतपूर्व था। इसके कई परिणाम हुए। संकट आता है तो विचार मंथन होता है और उसके कुछ परिणाम निकलते हैं, चाहे सुधार के रूप में, सुझाव के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में। तो इसके क्या परिणाम थे, थोड़ा अब उस पर हम नज़र डालें। खाद्यान्न संकट के परिणामों में सबसे पहला परिणाम भीषण अकाल, भीषण भुखमरी और बेहद मौतें। दूसरा परिणाम महामारियां, बीमारियों का फैलाव। तीसरा परिणाम जो सकारात्मक परिणाम है वो गेहूं का आयात। सकारात्मक इसलिए कि इससे कम से कम हमने आयात का प्रयास तो किया। गेहूं का आयात करना पड़ा। वह देश जो गेहूं के लिए विश्व में प्रसिद्ध था अब ऐसी स्थिति में आ गया कि उसे गेहूं का आयात करना पड़ा। और ये वो काल था जब इतना बेकार क्वालिटी का, गुणवत्ता का गेहूं भारत ने अमेरिका से खरीदा, जिसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं था। PL 480 ये गेहूं कहलाता था, PL 480। इस गेहूं का हमें आयात करना पड़ा लोगों को बांटने के लिए, खासकर अमेरिका से। और अमेरिका से हमें मदद मांगनी पड़ी, मदद स्वीकार करनी पड़ी। मदद स्वीकार करना का अर्थ क्या हुआ? उसके सामने झुकना। ये वो दौर था जब बहुत से कार्टून बनते थे जिसमें दिखाया जाता था कि भारतीय नेता खाली कटोरी लेकर विभिन्न देशों की राजधानियों में एरोप्लेन से उतर रहे हैं, इस उम्मीद में कि इस खाली कटोरी को खाद्यान्न से या विदेशी धन से भरा जाए ताकि भारत की जो समस्या उस समय चल रही थी, अकाल की, भुखमरी की, उसका कुछ हद तक समाधान हो। और अमेरिका की यदि हमने मदद ली तो अमेरिका के सामने हमें झुकना पड़ा, अमेरिका की शर्तों पर हमने मदद ली। ये भी उसका एक दुष्परिणाम था।
अभी तो योजनाकारों के सामने जो प्राथमिकता तो यही थी कि किसी तरीके से अनाज आए। अगला परिणाम जो इसका हुआ वो बहुत सकारात्मक था और वह था आत्मनिर्भरता के प्रयास के लिए नीतिकारों की आंख खुलना। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना, ये एक बहुत बड़ा परिणाम निकला इसका, जो सकारात्मक परिणाम हम कह सकते हैं। कैसे खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जाए ताकि लोग भूखे पेट न सोएं, ताकि लोग भूख के शिकार न हो जाएं, ताकि विदेशों में हमें बेगिंग बाउल के साथ न जाना पड़े, आदि आदि। इस पूरी योजना प्रक्रिया और ये योजना प्रक्रिया जो थी, इसका अंतिम परिणाम ये हुआ कि नियोजित योजना को लेकर जो हमें दंभ था, नियोजित विकास को लेकर जो हमें गर्वबोध था, उसको बहुत ठेस पहुंची, बहुत झटका पहुंचा, बहुत धक्का लगा। खाद्यान्न समस्या ने, खाद्य संकट ने, जो हम फूले नहीं समा रहे थे विकास को लेकर, नियोजित विकास के नाम पर उस गुब्बारे पर उसने छेद कर दिया, पंचर कर दिया और हमें बहुत चोट लगी, बहुत ठेस पहुंची और बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई विश्व के सामने, जहां हमने एक खाद्यान्न भरपूर देश को भोजन के नाम पर विश्व में घूम घूम कर अनाज मांगना पड़ा। तो अब बात आती है आत्मनिर्भरता की, और पृष्ठभूमि मैंने बता दी कि अभी तक की घटनाएं जो थी खाद्यान्न के नाम से, उस घटनाओं ने हमें झकझोर दिया, हमें चेता दिया, हमें सजग कर दिया और विवश कर दिया कि हम सोचें कि आगे ऐसा फिर से ना हो, आगे इस तरह की पुनरावृत्ति, इस तरह की समस्या की पुनरावृत्ति ना हो। और इसलिए फिर हमने क्या किया, वह भी एक इतिहास है और वो एक गौरवशाली इतिहास है। भूमि सुधार में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को कुछ हम इस तरह देख सकते हैं। इस पर एक त्वरित नज़र यदि दौड़ाएं तो काश्तकारों को कानूनी सुविधा प्रदान की गई थी, जिसका हमने जिक्र किया। साथ ही अधिकतम जमीन अपने नाम रखने की सीमा को बाद में तय किया गया। जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में एक साथ करने का प्रयास एक तरीके से सफल रहा। जमींदारी प्रथा की समाप्ति का प्रयास भी काफ़ी कुछ सफल रहा, लेकिन अधिकतम जमीन रखने की जो सीमा थी उसका तोड़ खोजने में काफ़ी समय लग गया और उस हद तक भूमि सुधार का प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। यदि हम बात करें काश्तकारों के कानूनी सुविधा की और छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों को एक करने का प्रयास, तो इस कानून पर शायद ही कभी अमल हो पाया हो। और जमींदारी प्रथा पे राजनीतिक दबाव, सरकार का राजनीतिक दबाव लगातार बना रहा, उनका दबदबा बना रहा। ज़मीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त कर पाए केवल उन्हीं के जिनको कृषि में दिलचस्पी नहीं थी, बस। तो कुल मिला के भूमि सुधार में हम देखेंगे ये मोटे मोटे बिंदु थे। निष्कर्ष ये कि कृषि की बेहतरी के लिए जो प्रयास किए गए थे उसे अमल में लाने में बड़ी कठिनाई आई। पहली पंचवर्षीय योजना के बाद और उसके बाद भी जो प्रयास होते रहे, चाहे हरित क्रांति के पहले या उसके बाद के दौर में भी, जमींदार, जैसा मैंने बताया, उनकी ताकत बनी थी, उसमें राजनीतिक दखल थी। तो दूसरी जो सच्चाई इनके बारे में हम कह सकते हैं वो है कि भूस्वामी बड़े ताकतवर बन गए। भू माफिया या भूस्वामी हम इन्हें कह सकते हैं, बड़ी ताकतवर इनकी संख्या हो गई। राजनीतिक रसूख भी था इनका। जितने भूस्वामी थे वो सब राजनीति में आए, यानी राजनीति और ज़मीन के बीच में एक बड़ा निकट का संबंध हो चला। और इस वजह से भूमि सुधार के जो बहुत सारे प्रस्ताव थे वो कानून का रूप नहीं ले सके,
या कानून बनकर मात्र कागज में रह गए, उन्हें लागू नहीं किया जा सका।